चलो सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, लेंस फॉर्मूला तक हमारा हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया होगा, हम लोगों ने कंडीशंस देखी होंगी, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। सो लेट्स बिगिन द गेम फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको सीखते हैं बेटा, ठीक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो TIR, ठीक। अब इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम लोग एक डायग्राम को स्टडी करते हैं पहले। भाई मान लो हमारे पास ये हम लोगों ने कंसीडर किया हमारा इंटरफेस जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर देगा, ये ले लिया हम लोगों ने इंटरफेस, जिसमें कि ये नीचे वाला जो मीडियम है इंटरफेस से ये ले लेते हैं डेंसर, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और बाय डिफॉल्ट हम n2 को कितना रख के चलेंगे बेटा, हमेशा n। और ये ऊपर वाला जो मीडियम है इसको रख लेते हैं रेयर, और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेते हैं n1। और देखो बाय डिफॉल्ट रेयर हमेशा कौन रहेगी, एयर। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1। सो n1 को हम फाइनल फॉर्मूले में कितना लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। अब मान लो हमारे पास कोई भी एक पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से निकलेगी। भाई हम कंसीडर करते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट यहां से 90 डिग्री पे गई, ठीक, तो उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर जाएगी। बट अगर हमारी रे ऑफ लाइट यहां से एक एंगल पर स्ट्राइक करती है, इस तरीके से ले लिया हम लोगों ने दिस वे, तो ये बनाया नॉर्मल, ठीक। और रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है बेटा, डेंसर से रेयर, सो इट विल बेंड अवे, इस तरीके से होगा, ठीक है। नाउ अब हम लोगों ने रे ऑफ लाइट को पहले के रिस्पेक्ट में और बड़े एंगल पर इंसिडेंट करके देखा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब रे ऑफ लाइट जो है वो और ज्यादा बेंड करेगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो पहले के रिस्पेक्ट में और बड़ा होगा। ऐसा करते करते हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है दैट विल फोर्स ओवर द इंटरफेस, वो रे ऑफ लाइट बिल्कुल ठीक किस पर आ जाएगी, इंटरफेस पर आ जाएगी। अगर इंटरफेस पर आ गई तो यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90। इन दैट केस दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो यहां से हम लोगों को सबसे पहला एक बेसिक डेफिनेशन याद रखना है, किस चीज के लिए, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या है, क्रिटिकल एंगल इज बेसिकली द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां पर, डेंसर मीडियम में, इन डेंसर मीडियम, फॉर विच द एंगल ऑफ refraction in rarer medium is 90 डिग्री। भाई वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम के अंदर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। पहले बताओ यहां तक समझ आया। नाउ अब देखते हैं क्या होगा। अब हम लोगों ने हमारी रे ऑफ लाइट को एक ऐसे एंगल पर ले लिया है जो कि क्रिटिकल से भी क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है। अब अगर वो क्रिटिकल से ज्यादा हुआ तो रे ऑफ लाइट देखो यहां तक तो आ चुकी है, विल रिफ्लेक्ट बैक इन द डेंसर मीडियम,
वो वापस से कहां रिफ्लेक्ट कर जाएगी, डेंसर मीडियम में, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज व्हाट, ये हो गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्योंकि बात है रिफ्लेक्शन की, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो यहां से हमें पता लगा कंडीशंस कि अगर हम बात करें टीआईआर की कंडीशंस को लेकर के, तो टीआईआर की बेसिक कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन हो गई कि रे ऑफ लाइट should be traveling कहां से कहां, from denser to the rarer medium। रे ऑफ लाइट को हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करना पड़ेगा, डेंसर से रेयर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या बनी बेटा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये जो आई है ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से ये जो आईसी है बेटा ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। आई बात समझ में? टीआईआर का बेस क्लियर हुआ? पक्का? अब यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेशन बिटवीन, ये बनेगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से सीखना बेटा। देखो हम लोगों ने इस तरीके से बनाया था अभी कि ये कौन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंटरफेस। यहां कौन सा मीडियम, रेयर, जिसको कि हमने कितना लिया, n1, बाय डिफॉल्ट n1 को रखा 1। यहां हमारा कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, डेंसर को हमने कितना रखा, n2, और n2 हो गया n। हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल को पढ़ते समय ये हो गया बेटा हमारा नॉर्मल, ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करी एंड फॉल्स ओवर द इंटरफेस, तो ये आई, और यहां हमने आर को कितना कहा, 90 डिग्री। ये चीज करी हम लोगों ने। इस सिस्टम के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं स्नेल्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में हमने क्या बोला, अगर रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है तो एंगल 1/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/1। सीखा था ना इस तरीके से? तो जा रही है डेंसर से रेयर, सो एंगल डेंसर बाय एंगल रेयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर बाय डेंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n1 बाय n2। यहां तक समझ आ गई? अब आप लोगों ने क्या करा भाई, हमने देखा कि जैसे ही R 90 बन गया, ठीक, देन इस I को हमने क्या कहा, IC, क्रिटिकल एंगल हो गया। रिप्लेस करा तो हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिला साइन IC बाय साइन 90 इज इक्वल टू n1 कितना है 1 और n2 कितना है n। नाउ अगर हम लोग इसे रिजॉल्व करके लिख लें तो साइन IC विल इक्वल्स 1 बाय n। तो ये रिलेशन बन जाता है हमारा किसके लिए, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रहेगा। फिर यहीं से एक और चीज को हम ध्यान रखेंगे, पॉइंट बनता है हमारे पास कि डज क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट। क्या क्रिटिकल एंगल जो है वो लाइट के कलर पे डिपेंड करेगा? सो आंसर इज यस, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वेवलेंथ के चेंज होने से ही तो कलर बनता है, ठीक है। और वेवलेंथ अगर बदली तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला तो आपका क्रिटिकल एंगल भी चेंज हो जाएगा। सो हमें लिखना कैसे है इसमें, ये ध्यान रखना भाई। हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल वेवलेंथ बाय न्यू वेवलेंथ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कैन बी रिटन एज इनवर्सली टू वेवलेंथ, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करता है, इनवर्सली करता है। बट हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल, अगर यहां पर देखो क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेरी कर रहे हैं, अगर हमने इसको यहां रख दिया तो क्रिटिकल एंगल विल प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी क्रिटिकल एंगल भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई अच्छे से, यहां तक कोई प्रॉब्लम पक्का। अब एक चीज और सीखो, that PIR through a prism, जब प्रिज्म के अंदर TIR करेंगे, ठीक है, तो जो इमेज होगी वो दो अलग अलग तरीकों से बनेगी। या तो वो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पर, और या फिर वो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पर। तो उसी को हम बोलते हैं TIR थ्रू अ प्रिज्म बाय 90 एंड TIR थ्रू अ प्रिज्म बाय 180, इस तरीके से करके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लो पहली ओरिएंटेशन जो है हम लोगों ने कुछ इस तरीके से रखी कि ये रहा हमारा एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, इस तरीके से ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90, यहां से ये दोनों एंगल कितने कितने रहेंगे 45 45 रहेंगे, ठीक है। सो और ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारा जो प्रिज्म है दिस इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। इक्विलेटरल से भी होता है, तो वहां वो न्यूमेरिकल केस बनता है, वहां सिचुएशन ये नहीं रहेगी जो हम यहाँ कर रहे हैं, उसके लिए कहानी अलग हो जाएगी बेटा हमारी। तो सबसे पहले भाई ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रखा है इसे, ये ले लिया ऑब्जेक्ट से पी क्यू, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर ये आ गई हमारे पास इस तरीके से। नाउ रे ऑफ लाइट ये गई यहां से, वो प्रिज्म के फेस ए बी पर कैसे स्ट्राइक कर रही है 90 डिग्री में, तो जब 90 डिग्री पर कर रही है तो यहां से भी कैसे आएगी, स्ट्रेट आएगी, यहां से भी कैसे आएगी, स्ट्रेट आएगी, इस तरीके से, ठीक है। नाउ जब प्रिज्म के दूसरे फेस पर स्ट्राइक करी तो यहां पर हम लोगों ने क्या बना लिया, नॉर्मल बना लिया, ये बना लिया हम लोगों ने नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है भाई। नाउ दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही होगा ना। सो एक चीज जरा सोचो ध्यान से, मैंने ये वाली लाइन बना ली यहाँ पर, यहाँ से ये बना लिया, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ गई इस तरीके से, और ये बना लिया मैंने नॉर्मल। इफ दिस इज 45 देन दिस मस्ट बी 45 आएगा, ठीक है। सो अगर ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। ये पूरा कितना 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस 45, तो ये भी कितना बनेगा 45 बनेगा। इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल कितना रहा 45 डिग्री, यहाँ से ये भी कितना रहा। तो दिस इज फॉर श्योर कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है प्रिज्म के अंदर, अगर मैं फेस AC के लिए देखूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहे हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में वो कितने कितने बन गए 45। तो यहां से मैं एक चीज पता लग गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाउ मच 45 डिग्री, ठीक। और प्रिज्म जो है, ठीक, वो बना किसका होगा, ग्लास का। दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास। And what is the refractive index of glass? It is 1.5, ठीक। तो अब हमें according to relation between critical angle and refractive index, so the relation says sin IC equals 1 by n. Now sin IC equals 1 by 1.5, इसे सॉल्व आउट करने के बाद क्रिटिकल एंगल इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली टू 42 डिग्री, 41 पॉइंट समथिंग आता है, तो हमने 42 डिग्री उसको कंसीडर किया। और अगर हम कंपेयर करें यहां पर
कंपेयरिंग आई एंड आईसी। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो साफ नजर आ रहा है आई इज ग्रेटर देन, दिस मीन्स TIR will takes place। भाई इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि वहां TIR एग्जिस्ट करेगा। अगर TIR एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारी वे ऑफ लाइट है, यहां से बाहर नहीं जाएगी, सेम एंगल से ऐसे एग्जिट, क्योंकि यहां 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, तो इस पॉइंट से जब बाहर आएगी तो बेंडिंग सीधे आ जाएगी। एज इट इज ये भी बिना किसी बेंडिंग के सीधे बाहर आ जाएगी। अब देखो हेड से ये वाली लाइट है और टेल से ये वाली लाइट है, इसका मतलब हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमें नजर आएगी इस तरीके से, दिस विल बी P डैश एंड दिस विल बी, और इसका अगर एक्शन लाइन ऑफ एक्शन आपने देखा इस तरीके से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट द TIR एट 90, इस वजह से TIR हो जाएगा। अब यही चीज हमने प्रिज्म को दूसरी ओरिएंटेशन में रख के देखा, तो अगर हम इसको ओरिएंट कर देते हैं, सो देखो बच्चा हमारे पास ये रहा किस तरीके से, प्रिज्म जो है वो आपका अभी भी वही है, राइट एंगल आइसोसेलेस, पर हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब रखिए हमने यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा इस तरीके से, तो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करी इधर से, ये स्ट्राइक करी, ये नॉर्मल हो गए, यहां से TIR करा, यहां से TIR करा, फिर ये नॉर्मल रहेंगे यहां पर, फिर यहां से भी क्या हुआ TIR हुआ, यहां से भी क्या हुआ TIR हुआ। ऐसा नाउ हेड से कौन सी लाइट, ये नीचे वाली, तो इस तरीके से लाइन इज द सेम, पर इधर ऐसे अपवर्ड था, इधर, सो दिस इज TIR एट, सो इसी को हम बोलते हैं TIR एट 180 और इसी को बोलते हैं TIR एट 90। इस तरीके से आपको बेटा ये डायग्राम्स जो है थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक, क्लियर हुआ अच्छे से। अब एक चीज और सीखनी है आपको TIR के अंदर, इसका एप्लीकेशन ऑफ TIR। एक तो थोड़ा सा जस्ट थ्योरेटिकली ध्यान रखना, मेडिकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूज है TIR का, एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती है, ठीक है, तो एंडोस्कोपिक सर्जरी के अंदर जो वो एक बहुत फाइन ट्यूब के एंड में कैमरा लगा होता है, ठीक है, तो वहां जो काम हो रहा है सारा का सारा वो किसके हेल्प से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मतलब एंडोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल कौन है, TIR हो जाएगा। और फिर दूसरा, हम लोग जो आजकल इंटरनेट कनेक्शंस यूज करते हैं वो फाइबर वाले आ रहे हैं, तो उसमें भी क्या चलता है हमारा TIR। ठीक, सो दैट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑप्टिकल फाइबर। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है, तो सिंपल, इट इज एन अरेंजमेंट through which the signal travels in the form of light। ठीक है, अब एक चीज सोचो, लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो किसकी स्पीड से ट्रेवल करेगा, लाइट की स्पीड से, एंड इफ द सिग्नल इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, so this means it is going to be the most efficient mode of data transmission। most efficient mode of data transmission, प्लस इसमें सिग्नल लीक आउट होने का कोई चांस नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये चीज ध्यान देगी, सिंपल एक छोटा सा अरेंजमेंट जिसमें सिग्नल किसकी फॉर्म में ट्रेवल करता है, लाइट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में तो लाइट की स्पीड से, और क्योंकि लाइट की स्पीड से है दैट्स व्हाई द मोस्ट एफिशिएंट। हो गया, फिर इसके बाद हमें ध्यान रखना है इसका बेसिक प्रिंसिपल। सो बेसिक प्रिंसिपल इज व्हाट, इट्स वर्किंग इज
based on the phenomena of total internal reflection। भाई ये पूरा का पूरा फिनोमेना किस पर बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अगर हम बात करें बेसिक मतलब, तो क्या हुआ कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहां जाने की कोशिश कर रही है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वो वापस कहां रिफ्लेक्ट हो जाए? डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाए। सो दैट फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये बेसिक डेफिनेशन में भी दिमाग में रखनी है कि व्हाट इज टीआईआर। टीआईआर क्या है? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि रे ऑफ लाइट जब डेंसर से कहां जा रही हो? रेयर में, और वापस रिफ्लेक्ट होके कहां आ जाए? डेंसर मीडियम में ही आ जाए। सो दैट फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी प्रिंसिपल, इसी फिनोमेना पे हमारा ये अरेंजमेंट जो है ऑप्टिकल फाइबर ये काम करेगा। बात क्लियर हुई? अब किस तरीके से होता है इसको समझते हैं बेटा ध्यान से, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक, हमने बात करी इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन को लेकर के। सो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर के, सो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस तरीके से आपके पास ये हमारा हो गया इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर एंड वी कॉल इट एज द कोर। ठीक है भाई, अगर हम बात करें कोर को लेकर के, तो कोर में हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहला पॉइंट, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर थ्रू which the signal travels in the form of light। एक तो ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज केप्ट हायर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या रखा जाएगा? ज्यादा रखा जाएगा, जिससे कि ये किसकी तरह बिहेव कर सके? एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर सके। तो ये दो चीजें ध्यान रखेंगे, किसके लिए? कोर के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर कोर के ऊपर जो हमारी नेक्स्ट कवरिंग आ जाती है बेटा, दिस इज ये जो कवरिंग रहेगी, दिस इज नोन एज क्लैडिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? वहां पर क्लैडिंग बोलते हैं बेटा। ये किस तरीके से, जैसे वो केबल वाली वायर होती है ना डिश एंटीना से जो हमारे सेटअप बॉक्स में आ गई, उसमें कभी ध्यान से देखना, उस वायर पे से ऊपर से आप सबसे वो ब्लैक या फिर व्हाइट कलर वाली पैकेजिंग है वो टाइप, उसको जब हटाते हो तो उसके नीचे आपको एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क दिखता है। उस क्रिस क्रॉस नेटवर्क के नीचे हल्की सी ट्रांसपेरेंट व्हाइट हार्ड प्लास्टिक की कवरिंग होती है, और उस कवरिंग के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? आपका कॉपर वाला वायर होता है। ऐसे होता है ना? सो बिल्कुल उसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में वो जो बिल्कुल सेंटर में जो हमारी केबल वायर है वो वाली, उसके सेंटर में वो कॉपर वायर है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द कोर। सिर्फ डिजाइन स्ट्रक्चर समझने के लिए देख रहे हैं उसको कि वो क्या है हमारा कोर। उसके ऊपर वो हार्ड व्हाइट कलर का जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का एक जैकेटिंग है, वो हमारा क्या है? क्लैडिंग। उसी को हम क्या नाम देते हैं? वहां पर क्लैडिंग बोलते हैं बेटा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने नाम दिया हुआ है क्लैडिंग। अब क्लैडिंग को लेकर के कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर क्लैडिंग को लेकर के हम लोग बात करें, ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? दिस इज द कवरिंग ऑन द core whose refractive index of cladding, whose refractive index is always kept low। कोर के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या रखा जाएगा? कम रखा जाएगा। क्यों? सो दैट इट कैन प्रोवाइड
रेयर मीडियम टू द कोर, ठीक है, सो दैट ये कोर, भाई कोर तो क्या बनेगा डेंसर, अब ये कोर के लिए किस तरह के मीडियम का काम करेगी, रेयर का, ठीक है, और जब सिग्नल कोर के थ्रू ट्रेवल करेगा तो वो डेंसर से कहां, रेयर, एंड डेंसर से रेयर में आते टाइम क्या करेगा, टीआईआर, और टीआईआर जब करेगा तो वो सिग्नल सिर्फ कोर से जाएगा, तो बिना किसी लीकेज के मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अभी डायग्राम बना के समझेंगे उसको। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि व्हाट इज क्लैडिंग, इट इज अ कवरिंग ऑन कोर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां के रिस्पेक्ट में क्या रखना है, कम रखना है, सो दैट कि वो क्लैडिंग किसका काम कर सके, रेयर मीडियम का काम कर सके। रेयर मीडियम जैसे ही बन जाएगा, कोर हो गया डेंसर, क्लैडिंग होगी रेयर, डेंसर से रेयर पे जाते टाइम कौन लगेगा, टीआईआर, इस तरीके से ये चीज ध्यान रहेगी, ठीक। तो इसका पॉइंट रीजन ध्यान रखना, ये ऐसा सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं सो दैट PIR can takes place, भाई PIR हो सके and signal can travel through the core without any kind of leakage, बिना किसी लीकेज के वो कोर के थ्रू ट्रेवल कर सके, ये बात समझ आई। देन इसके बाद आखिरी पार्ट जो आता है बेटा हमारे पास, अगर किसी को याद हो तो बताओ, क्लास 12 में पढ़ा है आपने बेटा ये, दिस इज नोन एज जैकेटिंग या फिर बफर कोटिंग, और या फिर बफर कोटिंग, ठीक। और इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज टू प्रोवाइड, मेन फंक्शन is to provide mechanical strength to optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर को क्या प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा घरों के ऊपर से ऐसे तारे झूलती हुई जा रही होती है और उन्हीं तारों के ऊपर कबूतर भी बैठे हैं, हमारे ग्रिल पे कपड़े सुखाए और तेज हवा चली तो वो कपड़े हमारी ग्रिल से छोड़ करके उस तार पे सूखे हुए हैं, गली में बंदर आ गए तो बंदर भी झूल रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या वो तार टूटती है, नहीं, मजबूती किसकी वजह से, जैकेटिंग की वजह से, क्यों पानी, और इसी से हम झूला वूला बनाकर अपने छोटे बच्चों को झुला देते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे बहुत बढ़िया है, ठीक। खुद नहीं झूल में पानी, कभी रिजल्ट वाले दिन लगा हुआ है, ठीक है, ये समझ आया अच्छे से, क्लियर हुआ, हाँ, अच्छा ज्यादा लग गया, पहले